ऐसी यूनिवर्सिटी जो एशिया की सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका लोहा पूरे विश्व में था, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, यानी ऑक्सफोर्ड से भी 500 साल पुरानी है ये यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है कि जिससे बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ और कंट्रीज में भी डेवलपमेंट हुआ, तो हमारी ये यूनिवर्सिटी भी ऐसी थी। इसमें भारत से ही नहीं बल्कि जापान, कोरिया, मलेशिया, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। बताया ये जाता है कि करीबन इसमें 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और 1500 से 2000 टीचर्स थे। यानी जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्दी है। आजकल के क्लासेस में आप देखोगे कि एक टीचर पे 40-40 बच्चे होते हैं, तो उन्हें इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाता। बट उस समय में, मैं बात कर रहा हूं 5th सेंचुरी की, उस समय में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो एकदम ऑप्टिमल था, हेल्दी था, ताकि सबको अटेंशन मिल पाए। और ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, यानी पूरी दुनिया में सिर्फ एकमात्र रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी ये। और इस यूनिवर्सिटी की खुदाई भी चल रही है और इसे हम सिर्फ 10% तक जान पाए हैं, यानी 90% अभी हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे जैसे इस पे रिसर्च होगी, एक्सकवेशन होगा, तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या और न्यू डेवलपमेंट होंगे इसके अंदर। बट इस पे कुछ कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, जैसे कि बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया था या नहीं। आप अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं नालंदा महाविहार की, जिसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे नालंदा महाविहार भी कहा जाता है, ये 5वीं शताब्दी में बनाई गई थी बाय कुमार गुप्तवन, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं। कहा तो ये जाता है कि इस जगह पे जहां पे यूनिवर्सिटी है, वो वहां पे 3000 साल पहले से सभ्यता चल रही है। बट ये यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी एडी की है। और तो और इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं आजकल, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनी है इससे थोड़ी दूर पे, वहां पे जाकर के उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। तो उसके बाद से ये काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इस पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसे बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया था, बल्कि माना तो ये जाता है कि बख्तियार खिलजी वहां गया था और जेलिसी के कारण उसने इसे जला दिया था। बट अब ये भी कहने लग गए हैं लोग कि इसे ब्राह्मण्स ने जलाया था। अब इस कंट्रोवर्सी में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ, ये अभी हम इस पे बात करेंगे। बट पहले इस नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। पहले इस यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखो, इसका जो आर्किटेक्चर है ना, उसे मास्टरपीस कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये ब्राइट रेड ब्रिक से बना था, ऊंची ऊंची दीवारें थी और बड़े बड़े एंट्रेंस गेट्स भी थे। और साथ ही साथ हर ब्लॉक में पानी का कुआं भी होता था और चूल्हे भी होते थे, जिनका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए तो होता ही था, बट साथ में साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी हुआ करता था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे बॉटनी हो गया या मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, या फिर आयुर्वेदा हो गया, या फिर मेडिकल से और भी कोई ब्रांच हो गई, इसमें सब पढ़ाया जाता था। इसलिए इसमें एक्सपेरिमेंट भी किया जाते थे। और कहा तो ये भी जाता है कि वहां पे केमिकल इंजीनियरिंग भी कराई जाती थी। तो आप समझ सकते हो कि उस समय की यूनिवर्सिटी, यानी 5th सेंचुरी एडी की यूनिवर्सिटी, कितनी एडवांस थी। और इसका लोहा पूरे विश्व में इसलिए ही था। अगर मैं इसकी लाइब्रेरी की बात करूं तो उसका कोई भी कंपैरिजन हो नहीं सकता। इवन आज की जितनी भी मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं, वो भी इसके टक्कर में नहीं है। क्यों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगुंज और इसके 3 खंड थे। पहला था रत्न सागर, दूसरा रत्नोदधि और तीसरा रत्न रंजक। इसमें सबसे बड़ा खंड था रत्नोदधि, जो कि 9 मंजिला इमारत थी। आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। कहा जाता है कि इसमें 90 लाख से भी ज्यादा किताबें थी, जिन्हें बख्तियार खिलजी ने जेलिसी में आग करके जला दिया। और ये आग 3 से 6 महीने तक जलती रही। अब लोगों को विश्वास नहीं होता कि किताबें 3 से 6 महीने तक कैसे जल सकती हैं। देखो, उस टाइम पे ये पेपर की किताबें नहीं हुआ करती थी, वो हाथ से लिखी गई किताबें थी, जिन्हें पांडुलिपियां कहा जाता है। और वो पतली सी बार्च जो होता है लकड़ी का, उस पर लिखी जाती थी हाथ से। तो आप समझ सकते हो उस समय में 90 लाख से ज्यादा किताबें होना, कितने हमारा एजुकेशन जो था उस टाइम पे कितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था। और जो स्टूडेंट टीचर का रेशियो था, वो भी मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा हेल्दी था। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता कैसे चलता है? देखो, एक ट्रैवलर हुआ करते थे, चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएन सांग। वो अपने किताबों में लिखते हैं नालंदा के बारे में, क्योंकि वो यहाँ के स्टूडेंट भी थे, काफी ज्यादा इन्होंने पढ़ाई करी, काफी ज्यादा यहाँ पे घूमे, तो इसकी खूबियों के बारे में उन्होंने अच्छे से लिखा है अपनी किताबों के अंदर। तो हमें वहां से पता चलता है। और डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्च हुई है उनसे भी हमें पता चलता है कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि खुदाई में ये पूरा आर्किटेक्चर मिला है। और सिर्फ ये 10% है, अभी 90% मिला भी नहीं है।
और इससे बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। जैसे कहा जा ये जाता है कि जो इस यूनिवर्सिटी के हेड थे वो आर्यभट्ट थे, और साथ ही साथ इसमें जो टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, जैसे वो नागार्जुन हो गए और वासुबंधु हो गए, तो ऐसे टीचर्स से जो महान पर्सनालिटीज हैं वो इसके प्रोफेसर्स रह चुके हैं। और इसमें स्तूपास भी थे, टेम्पल्स भी थे, और मेडिटेशन हॉल भी था, और अलग अलग क्लासरूम हुआ करते थे। और ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, तो रहने की व्यवस्था थी, और ये निशुल्क थी, यानी यहाँ पे कोई भी फीस के तौर पे पैसे नहीं लिए जाते थे। तो फिर ये चलती कैसे थी यूनिवर्सिटी? इसे जितने भी किंग्स थे यानी राजा थे, वो इसे फंड किया करते थे। जैसे मैं अगर हर्षवर्धन की बात करूं तो उन्होंने भी काफी ज्यादा इसमें डोनेशन दिए। इस यूनिवर्सिटी में संस्कृत में पढ़ाया जाता था, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। और इसमें एडमिशन लेना इतना टफ हुआ करता था, जो आजकल के टाइम पे नहीं है कि आपके मार्क्स आ गए, आपने एक एंट्रेंस क्लियर किया, उसमें अगर क्वालिफाइंग मार्क्स भी आ गए तो भी आपका एडमिशन हो जाता है। उस टाइम पे जो द्वारपाल हुआ करते थे यानी चौकीदार हुआ करते थे, वो आपका टेस्ट लेते थे, यानी ओरल टेस्ट होता था, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। और कहा जाता है कि अगर मैं एंट्रेंस यानी एडमिशन की बात करूं तो एडमिशन का सक्सेस रेट था, यानी 100 में से करीबन 15 से 20 ही स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल पाता था। क्योंकि जो द्वारपाल होते थे वो इतने क्वालिफाइड होते थे, जो क्वेश्चन करते थे उनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें थी। आखिर उन किताबों में था क्या? वो पूरा इतिहास था। उसमें जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई वो सब उसमें लिखा था। वो ज्ञान का भंडार था जो कि किसी जाहिल गवार ने आकर के जला दिया था। आखिर बख्तियार खिलजी ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे एक कहानी है। क्योंकि जब बख्तियार खिलजी यहाँ आता है, जो कि एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो वो बीमार पड़ जाता है। जब सारे डॉक्टर्स, हकीम वगैरह ने ट्राई कर लिया था पर वो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो किसी ने उनसे कहा कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के में एक प्रोफेसर है श्री राहुल भद्र, उनके पास जाइए, वो आपका इलाज कर लेंगे। बट उसे सिर्फ इस्लामिक तरीके से इलाज करवाना था, यानी वो किसी हिंदू मेडिसिन में बिलीव नहीं करता था। तो जब वो वहां पहुंचता है उनके पास, तो उनके सामने पहले ये शर्त रख देता है कि मैं कोई भी दवाई नहीं लूंगा, अगर आपको ठीक करना है तो सिर्फ इस्लामिक तरीके से ठीक करेंगे। तो वो उस पर अग्री हो जाते हैं श्री राहुल भद्र जी। तो वो क्या ट्रिक अपनाते हैं कि कुरान के पेजेस में दवाइयां लगा देते हैं, और उससे कहते हैं कि इस कुरान के पेजेस को डेली आप पढ़िए। वो कुरान के पेजेस को पलटने के लिए थूक का इस्तेमाल करता था। अब जब भी वो पेजेस को टच करता था तो वो दवाई उसके मुंह में चली जाती थी, जिसकी वजह से उसे आराम पड़ने लग गया था। तो वो कुछ समय तक उसे पढ़ता है और वो ठीक हो जाता है। अब उसे ये तो पता नहीं था कि इसमें दवाई लगाई गई थी। तो जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो आक्रोश से भर उठता है, और ये वो बिल्कुल भी यकीन करने को तैयार नहीं था कि इस यूनिवर्सिटी जो कि इतनी एडवांस थी उस समय में, वो इस्लाम को टक्कर दे। तो इस चीज को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया। बताया जाता है कि करीबन वो 200 लोगों को अपने साथ लेकर के गया था, और जितने भी भिक्षु थे, मॉन्क्स थे, उन सबको मार दिया था, उनका गला काट दिया था, और ये जो लाइब्रेरी थी इसे जला दिया था। और इस आग को बुझने में करीबन 3 से 6 महीने लगे। अब आजकल इसी पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि बख्तियार खिलजी क्या वाकई में नालंदा गया था, और क्या उसने वाकई में ही जलाया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सब ब्राह्मण्स का किया धरा है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बख्तियार खिलजी कभी गया ही नहीं था। वो उदांतपुरी की बात चल रही है जिसे उसने जलाया था, जो कि नालंदा से 12 किलोमीटर दूर है। ये कंट्रोवर्सीज उठनी स्टार्ट हुई हैं जब से श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया है। तब से ये सब ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है, और कुछ लोग फेमस होने के लिए भी ऐसी कुछ कहानियां लिख देते हैं। आखिर क्या सच है, चलिए इसे जानते हैं। एक ऑथर है मिनाज ए सिराज, जो कि 40 साल, ये जो 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया, उससे 40 साल बाद के ये ऑथर हैं। ये अपनी बुक तबाकत ए नासरी में लिखते हैं कि कैसे बख्तियार खिलजी वहां जाता है और इतने भिक्षु को, जो मॉन्क्स हैं, उन सबका गला काटता है और यूनिवर्सिटी को जला देता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण्स ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था, वो क्या तर्क देते हैं? वो ये कहते हैं कि 2 तीर्थिका आते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में भिक्षा मांगने के लिए। इनके अकॉर्डिंग जो तीर्थिका का मतलब है वो ब्राह्मण्स है, तो यानी 2 ब्राह्मण आते हैं भाई भिक्षा मांगने के लिए, और वहाँ पे जो 2 बौद्ध भिक्षु होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो दोनों ब्राह्मण बहुत ज़्यादा अपमानित होते हैं और इंसल्टेड फील करते हैं। बट उसमें से एक ब्राह्मण है वो तो चले जाता है, दूसरा वाला उसके अंदर बदले की भावना आ जाती है, तो वो गड्ढा खोद करके सूर्य साधना करने लग जाता है। 7 साल यूं ही बीत जाते हैं पर उसे सिद्धि प्राप्त होती नहीं है। इतने में वो ऊपर आ ही रहा होता है कि दूसरा ब्राह्मण आ जाता है और उसे रोकता है। वो कहता है कि इस फेमीन वाली सिचुएशन में भी मैंने भूख प्यास का इंतजाम कर दिया, और अगर तू
ऊपर आया बिना सिद्धि प्राप्त करे हुए तो मैं तेरा गला काट दूंगा। तो वो 3 साल और प्रैक्टिस करता है सिद्धि की, फाइनली उसे सिद्धि प्राप्त होती है। तो उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है कि जैसे ही वो बाहर आता है वो पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को जला देता है। ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं कि ब्राह्मण्स ने इसे जला दिया। तो ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि पोलराइज हो जाए सोसाइटी। तो आई थिंक हमें इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ऐसे कुछ जेएनयू के प्रोफेसर भी हैं, अगर मैं बात करूं डीएन झा की, तो उनकी कुछ किताब वो एक सेकेंडरी सोर्स है, उन्होंने भी पहले किसी सोर्स से लिया है। बट अगर जो यहाँ पे तबाकत नासरी की बात करूं, मिनाज सिराज की जो किताब है, तो उन्होंने जो लिखा, क्योंकि वो काफी ज्यादा नजदीक थे उस इवेंट के, उस एपिसोड के, तो उस पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। और एक नमित अरोड़ा है, ये ऑथर है, इनकी किताब भी है कि इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये कहते हैं कि जो बख्तियार खिलजी है वो कभी नालंदा गया ही नहीं था, वो उदांतपुरी की बात कर रहे हैं जिसे उसने जलाया था। तो ऐसे अन्य अन्य कहानियां मिलती रहेगी, बट जो माना जाता है और जो रिसर्च हुई है तो वो सब यही बताते हैं कि बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया था। उसने सिर्फ किताबों को नहीं जलाया, उसने पूरे ज्ञान को जला दिया। और वो ज्ञान अमूल्य था। क्यों? क्योंकि वो उसकी काफी सारी किताबें थी जो हुएन अपने साथ चाइना लेकर के चले गए थे, जिसके वजह से काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ वहां पे। सोचो अगर वो किताबें, वो ज्ञान हमारे पास होता तो आज हम कहाँ होते। ये भारत सच में विश्व गुरु बन चुका होता। जिसे अभी ये डेवलपिंग कंट्री में रखते हैं ना, ये डेवलप्ड कंट्री होता। हालांकि मेरे हिसाब से ये डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री का जो सेगमेंटेशन कर रखा है, जो फ्रेगमेंटेशन कर रखा है, ये इलॉजिकल है। तो अगर वो ज्ञान होता तो आज हम कहाँ होते। और वो ज्ञान इरिट्रीवेबल है, यानी उसको वापस नहीं लाया जा सकता। अब आप क्या सोचते हो? क्या ये जो कंट्रोवर्सी उठ रही है कि बख्तियार खिलजी वहां पे गए ही नहीं था और इसे ब्राह्मण्स ने जलाया, क्या आप इस पे विश्वास रखते हो? क्या आपको भी विश्वास है कि बख्तियार खिलजी ने सच में नालंदा यूनिवर्सिटी को नहीं जलाया था? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।